शिवाजी कदम जो शेतकारी संघर्ष समिति के महाराष्ट्र के है। समय सीमा सबके लिए है और मेरे लिए भी है, लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। अगर बीच में लगे कि मैं वक्त जाया कर रहा हूं तो संचालक महोदय मुझे पर्ची दे या रोक दें। सभी क्रांतिकारी साथियों को जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जिस तरीके से चर्चा हो रही है और जब मंथन होता है तो कुछ न कुछ निकलता है। ये पहला आंदोलन है जिस आंदोलन में वैचारिक मंथन हो रहा है, और वैचारिक मंथन जब होता है तो नतीजे अच्छे ही आते हैं। तो यहां पर मैं देख रहा हूं लगातार 1 तारीख से हम यहां बने हुए हैं। ठीक है, 2 दिन के लिए मैं एक टिकरी पे और सिंगू बॉर्डर पे गया था, लेकिन जो भी बातें यहां और वहां हो रही है सारी भौतिक बातें हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आंदोलन ये रूप लिया है, ये आंदोलन ने क्यों लिया और क्यों करने की आवश्यकता हुई, और क्यों हमें हमारे ही द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ उतरना पड़ा। जब कहीं पर भी, और खास करके भारत देश की बात मैं करूं, तो देश की जनता तभी सड़कों पर उतरती है जब उनके अधिकारों का हनन होता है, अधिकारों के ऊपर चोट होती है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम अपने अधिकारों की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, तो हम यहां देख रहे हैं नजारा कि इस तरीके से नजारा बनाया हुआ है जैसे कि इस बैरिकेड के इस तरफ पाकिस्तान की सेनाएं खड़ी है और उस तरफ भारत की सेनाएं खड़ी है। ऐसा समझा जा रहा है, ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। साथियों, ये जो बात है हमारे बीच में कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा हमें समझना होगा, संवैधानिक बात को समझना होगा। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि यहां पर संविधान की बात बड़े तौर पर हो रही है, क्योंकि मैं आप मानता हूं कि जब हम अधिकारों को बचाने की बात करते हैं और अगर संविधान की बात नहीं करते हैं तो हमारे अधिकार कभी बचने वाले नहीं है। जिस तरीके की एक बर्तन में अगर पानी है या घी है या तेल है, हम बर्तन की रक्षा नहीं करना चाहते लेकिन तेल पानी को गिरने भी नहीं देना चाहते, ऐसा कभी संभव नहीं है। बर्तन की सुरक्षा करेंगे तो उसके अंदर का पदार्थ भी बचेगा। ये अधिकार, सारे हमारे अधिकार जो है ये संविधान के अंदर है, और वो संविधान के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसलिए हमको समझना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ एक शब्द आया सुनने के लिए, मध्यम वर्गीय, यानी कि आज जहां पर जो उपस्थित है, जो लड़ाई लड़ रहा है, ये मध्यम वर्ग है। अगर ये मध्यम वर्ग है तो जरूर कोई 2 वर्ग और है, एक ऊपर का वर्ग है, एक नीचे का वर्ग है। अगर ये मध्यम वर्ग है तो निश्चित तौर पे 2 वर्ग और हैं, एक जो उच्च वर्ग है और एक जो निम्न वर्ग है। वो निम्न वर्ग मजदूर है, निम्न वर्ग जो है वो मजदूर कह सकते हैं उसको, वो है गरीब है, और उच्च वर्ग जो है वो हमेशा सत्ता में कायम रहता है और संपत्ति और सब कुछ अधिकार उसके पास होते हैं। तो हमारी जो मध्यम वर्ग की और निम्न वर्ग की जो लड़ाई है, पहले अलग अलग लड़ाई थी, अब ये दोनों की एक होकर के उच्च वर्ग के खिलाफ शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा इस देश के अंदर संविधान लागू होने से पहले जो देश का सिस्टम था वो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था, और वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण होते थे। 4 वर्ण में 3 ऊपर के वर्ण जो है वो एक होते थे, और एक चौथा वर्ण है जो गुलाम होता था और उनका सेवादार होता था, उनके लिए जो है बेगार निकालने वाला होता था। वो 90% एक वर्ग और वो 15% जो 3 ऊपर के वर्ग हैं वो उनको दबा कर रखते थे। और इस संविधान ने सबको समान कर दिया। संविधान ने इक्विलिटी ला करके कहा कि अब सभी बराबर है। तो ये बात उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने संविधान के लागू होने के बाद में तुरंत अपनी व्यवस्था को वापस लागू लाने का कार्यक्रम शुरू किया था, और वो धीरे धीरे कर रहे थे। लेकिन जब उनको 70-65 सालों में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया तो अचानक उन्होंने क्या किया, एक बात आपको खुलासा करना चाह रहा हूं, उन्होंने
बड़े पैमाने पर जो इस देश का मध्यम वर्ग है वो ओबीसी वर्ग है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी वर्ग का कोई आदमी अगर यहाँ तैयार करके उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए और उसके माध्यम से ही इनका सत्यानाश करवाया जाए तो काम आसान होगा। लेकिन ऐसा कोई उनको मिला नहीं, न लालू में ऐसी उम्मीद मिली, न मुलायम सिंह में ऐसी उम्मीद मिली, न ही किसी ओबीसी के नेता में, क्योंकि उनको मालूम था कि ये कहीं न कहीं जाकर के अपने भाइयों के साथ मिल सकता है। इसलिए उन्होंने क्या चाल चली मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने चाल चली कि नरेंद्र मोदी नाम के गुजरात के एक बनिए को ओबीसी का सर्टिफिकेट देकर के ओबीसी के रूप में आपके सामने पेश किया और कहा कि ये आपका भाई है और आपका भला करेगा। मैंने ओबीसी नरेंद्र मोदी की सारी कुंडली निकाली है गुजरात से। गुजरात के अंदर मोड़ बनिया होता है, मोड़ बनिया, मोड़ बनिया होता है, जिसमें गुजरात में एक कहावत है, कोड सारो पण मोड़ सारो नहीं। कोड शरीर में जो कोड होता है ना कुछ लोग, वो अच्छा है, मोड़ अच्छा नहीं होता है। एक बनिया जब दूसरे बनिए को कहता है तो कहता है भाई थोड़ो सावधान रहे, भाई थोड़ो सावधान रहे, धके मोड़ है। ये मोड़ बनिया आपको पता होगा, देश के अंदर बनियों के व्यापार के अंदर जो मोड़ बनिया है वो तेल घी का व्यापार करते हैं, तेल घी का व्यापार करते हैं। और गुजरात के अंदर मोड़ बनियाओं में दो कास्ट होती है, एक गांधी होता है, एक मोदी होता है। गांधी उसको कहते हैं जो गंदी यानी सुगंधित तेल बेचता है, जो इत्र बेचता है वो गांधी होता है, गंदी से बना गांधी। और मोदी जो घी तेल का व्यापार करता है, तेल निकालने का काम नहीं करता, तेल घी बेचने का काम करता है। ये बनिया है इसलिए बनियों की बात करता है, ये बनिया है इसलिए कॉर्पोरेट की बात करता है, ये बनिया है इसलिए पूंजीपतियों की बात करता है। आपको समझना होगा। अगर कोई हमारा किसान भाई होता तो अब तक उसका जमीर कहीं न कहीं जाग गया होता, अगर उस किसान होता तो उसको कहीं न कहीं दर्द हुआ होता। लेकिन आज हमारे देश का लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर पड़ा है, इस तरीके के हालात में जो है गुजर बसर कर रहा है सड़कों पर। आज जो व्यवस्था देख रहे हैं आप लोग, कितनी बुरी व्यवस्था जो हो रही थी आज भी हमारे लोग ठीक कर रहे हैं, कितनी बारिश में भी हमारे लोग यहाँ डटे हुए हैं। तो ये एक निर्दयी आदमी को उन्होंने उतारा, और उतारने वाला कौन है? यहाँ मंच पर से बहुत खुशी की बात मेरे लिए है कि जैसा कि सर छोटू राम जी ने कहा था, हे भोले किसान मेरी दो बात मान, एक बोलना सीख और एक दुश्मन को पहचान। ये माइक लगा करके किसान बोलना तो सीख गया, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, उसने दुश्मन को भी पहचान लिया और आरएसएस को एक्सपोज कर रहा है, नंगा कर रहा है। ये आरएसएस जो है, आपने एक बात बहुत बढ़िया बात आई थी, एक साथी ने मुझे कहा था, मुझे खुशी महसूस हुई थी। उन्होंने कहा था कि आज या मस्जिदों के लोग खड़े हैं, यहाँ पर गुरुद्वारा वाले लोग खड़े हैं, या किसान अपने खेत से सब्जी और अनाज लाकर खिला रहा है। जिन मंदिरों को हमने करोड़पति बनाया, जिन मंदिरों में हमने सोने की ईंटें रखवाई, वो मंदिर कहाँ है? और 1 किलो दाल हमें क्यों नहीं दे रहा है? 1 किलो दाल या 1 किलो चावल हमें क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? कारण बताता हूँ, कारण मेरे को पता है। वो किस लिए नहीं दे रहा है कि किसानों का सारा पैसा मंदिरों में जाता है और मंदिरों का सारा पैसा आरएसएस के पास जाता है, और वो आरएसएस आपके उस पैसे का दुरुपयोग करके आपको मारना चाहता है, आपको दबाना चाहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी। मुझे खुशी है कि दुश्मन को हम पहचान रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम निश्चित तौर पे एक दिन दुश्मन को अपने सामने लाएंगे, गर्दन पकड़ के लाएंगे। अरे धरने प्रदर्शन से तो इतनी ताकत बन जाएगी। और आज जैसा कि हमने कहा कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने के लिए अग्रसर हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। महाराष्ट्र के साथियों ने यहाँ आकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने का सबूत दे दिया है। केरला से आकर के लोगों ने आकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का सबूत दे दिया है। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी गर्व है और फक्र है कि मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं टोपी पहन करके, ये कोई अंग्रेज नहीं हूँ, कोई बाहर का नहीं हूँ, आपके ही राजस्थान के सबसे पिछड़े जिले बाड़मेर का हूँ, और बाड़मेर का आदिवासी हूँ, और आदिवासी में भील हूँ। मैं भील हूं और मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैंने एक ऐलान आपको कर दिया है। इस तरीके से हमारी कोर कमेटी ने तय किया कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और 26 तारीख को हम लोग बड़ा फैसला करेंगे। 26 तारीख इस देश का गणतंत्र दिवस है। 26 तारीख इस देश के संविधान के लागू होने का दिन है।
26 तारीख इस देश के संविधान को तैयार होकर संविधान सभा में एक्सेप्ट करने का दिन है। ये 26 तारीख कोई साधारण दिन नहीं है। हम लोगों ने पूरे देश के अंदर 550 जिलों में और 5000 तहसीलों में ऐलान कर दिया है कि जो लोग दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर सकते वो अपने अपने जिले और तहसील मुख्यालय पर आंदोलन को गति देंगे और बड़ा मार्च वहां निकालेंगे, ताकि उनको पता चले कि अभी साधारण मामला नहीं रहा है, अभी सिर्फ किसानों तक का मामला नहीं रहा। मैं समझता हूं कि यहां मैं स्पीच दे रहा हूं और उधर दिल्ली में आज शायद 9वें दौर की वार्ता शुरू होने वाली है या हो चुकी हो। अरे आपको 8 वार्ताएं पहले हो चुकी है और 9वीं वार्ता अब चल रही है। मैं आपको आगाज दिला करना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमको आगे बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने का स्वरूप जो धारण कर लिया इस आंदोलन ने, इससे वो घबराएंगे जरूर। इसलिए उनमें से कुछ ना कुछ वो पैतरा जरूर खेलेंगे, आज जरूर पैतरा खेलेंगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता दूं कि अगर मान लो दुश्मन किसी आदमी को मारना चाहता है और मारने की वो 4 कंडीशन रखता है कि पहले मैं तेरे पैर तोड़ूंगा, फिर मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा, उसके बाद में तेरी आंखें फोड़ूंगा और उसके बाद तेरा गला घोटूंगा। उसके बाद वो आदमी गिड़गिड़ाता है और कहता है भाई ऐसा मत कर, कुछ तो राहत कर, कुछ तो रहम कर मेरे ऊपर। तो वो ज्यादा ही गिड़गिड़ाता है या ज्यादा ही मजबूर करता है तो कहता है चल तेरे पैर नहीं तोड़ूंगा, फिर वो कहता है चल तेरे हाथ भी नहीं तोड़ूंगा और तेरी आंखें भी नहीं फोड़ूंगा, लेकिन गला जरूर घोटूंगा, इससे पीछे मैं नहीं हटूंगा। अब साला पैर, हाथ और आंख को क्या करना चाहता, अचार डालना बाद में। जब गला घोट दिया जाएगा तो हाथ पैर बचकर भी क्या करेंगे? ये सरकारें आपके साथ वही कर रही है। पराली वाला कानून वापस ले लेंगे, आपके बिजली वाला थोड़ा वापस ले लेंगे, जरूरत होगी तो थोड़ा एमएसपी वाला भी सोच लेंगे, लेकिन जमीन तुम्हारी हम तुम्हें वापस नहीं देंगे। अरे जमीन तुम वापस नहीं दोगे तो हम लोग वहां बिजली का क्या करेंगे? करंट खा के मरेंगे, आत्महत्या करेंगे। ये यही खेल चल रहा है। वो कहना चाह रहे हैं कि हम आपका गला जरूर घोटेंगे, हम आपका गला जरूर घोटेंगे, हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा छोड़ दिया। जिस तरीके से उदाहरण दूंगा आपको, एक मुर्गियों का सम्मेलन होता है। मुर्गियों का सम्मेलन बुला करके, बुलाने वाले तो कौन होते हैं? यही मोदी शाह और उनकी कंपनी वाले ही होते हैं। वो मुर्गियों को बुलाकर कहते हैं कि भाइयों अब तुम फैसला करो कि तुम्हें किस मसाले में तला जाए, अब तुम फैसला करो कि तुम्हें किस मसाले में तला जाए। मुर्गियों में कुछ 2-4 समझदार मुर्गियां थी, मुर्गे थे। उन्होंने जाकर आयोजकों से कहा अरे भैया क्यों हमें काटा ही न जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें काटा ही नहीं जाए? तो आयोजकों ने कहा ये निर्णय तुम्हारा नहीं है, ये निर्णय तो पहले ही हो चुका है, काटा तो जरूर जाएगा, आप बताइए कौन से मसाले में तले। हमारी चुनी हुई सरकारें वहां बैठ करके हमसे पूछ रही है कि तुम्हें कौन से मसाले में तलना है, तुम्हारा कटना तो तय है, तुम्हारी जमीन का मालिकाना अधिकार तो हो ही गया, खत्म हो गया है, कॉर्पोरेटर को देना तय हो चुका है। अब आप बताइए कि आपको बिजली वाला बिल थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है, पराली वाला 1 करोड़ का जुर्माना वाला थोड़ा वापस ले लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है। मैं, मेरी बहनें बैठी हुई है यहाँ पर, बहनें जो बैठी हुई है, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन गुस्सा आता तो कहना पड़ता है कि जो बलात्कारी होता है, जो बलात्कार का इरादा करके किसी बहन पे अटैक करता है, वो ये नहीं सोचता है कि आहें भर रही है, ये खुद चिल्ला रही है, चीख रही है, इसको क्या हो रहा है, वो कोई सोच नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका टारगेट पूरा करता है। इस देश की ये सरकारें, ये बदमाश सरकारें जो ईवीएम के माध्यम से गई हुई है, ईवीएम मशीनों के माध्यम से गई हुई है, आपके वोट से नहीं गई हुई है। आपके वोट से चुनी हुई कोई बात होती तो वे जरूर वहां पर कुछ ना कुछ आवाज उठाते। मैं कहता हूं कि हम नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, अमित शाह को कोस रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। अरे कहां गए वो नेता जिनको हमने सांसद बना करके वहां भेजा है? हमारे सांसद कहां गए हैं वहां? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाते हैं, ये सिर्फ जमाई लेने के लिए अपना मुंह खोलते हैं। सिर्फ उबासी आती है ना तो वो नेचुरल फैक्ट है, इसलिए मुंह खोले बिना उबासी ली नहीं जाती, इसलिए मुंह अगर खोलते हैं तो उबासी लेने के लिए खोलते हैं। और अब तो उनकी हालत देखी, कोरोना काल में उन्होंने क्या कहा, 2 साल का सांसदों का जो फंड है वो प्रधानमंत्री, क्या नाम उसका, प्रधानमंत्री केयर फंड में,
उसमें जमा कर दिया है। विधायकों का और सांसदों का 2 साल का जो फंड होता है वो जमा हो चुका है। उनमें से किसी की औकात नहीं हुई कि मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरी जनता का क्या होगा, मेरे क्षेत्र के लोगों का क्या होगा। ऐसे लोग वहां पर सिर्फ और सिर्फ तालियां बजाते हैं और कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उनको अपना टिकट पक्का करना होता है। उनको मालूम है कि मैं आवाज खोलूंगा तो शायद मेरा टिकट अगली बार कट जाएगा। इसलिए भाइयों, आपको समझना होगा, जानना होगा, असली दुश्मन को पहचानना होगा और उस दुश्मन के खिलाफ खड़ा होना होगा। नहीं तो हम लोग कभी भी लड़ाई को जीत नहीं सकेंगे। ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक शर्त हमारी रहेगी कि हम बार बार 3 काले कानून की बात ना करें। हम 3 काले कानून से थोड़ा आगे बढ़े और हम एक शब्द इस्तेमाल करें कि इस मोदी सरकार या आरएसएस की सरकार अपने सारे काले कानून वापस ले, सारे काले कानून वापस ले। महिलाओं में मैंने बताया था लड़कियों की उम्र 15 साल कर दी, मजदूरों की 12 घंटे की वर्क टाइम कर दिया। अभी भाई साहब बता रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि बात जानकार है। तो ये काले कानून एक नहीं हजारों है। हमें सारे काले कानून वापस लेने का ऐलान करना चाहिए और पूरे देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी। अब मैंने थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया है, माफ करना, लेकिन जरूरी था ये बात बताना। और आप लोग इस जो हमने ऐलान किया है अभी राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मूल्यवाद संघ के माध्यम से, संवैचारिक और किसान, हम भी किसान, हमारा भी किसान आंदोलन है, हम भी किसान, मजदूर, वकील सारे हमारी विंग में हैं। उन सभी से ऐलान किया है कि हम लोग 26 जनवरी को देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे। लगभग तो हम सोच रहे हैं कि 14 तारीख के बाद में हम इसे हर गांव का आंदोलन बनाएंगे। इसी के साथ में आप सभी ने मेरी बात को सुना, आपका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान। मैं बोलूंगा जय जवान, जय किसान, आप बोलेंगे जय भारत, जय संविधान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद, जय संविधान।